मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं मृच्छकटिकम के नवम अंक को लेकर के। नवम अंक में दृश्य न्यायालय का चल रहा है और उस न्यायालय में चारुदत्त के ऊपर में वसंत सेना की तथाकथित हत्या का अभियोग है और उसी की सुनवाई, हियरिंग जिसे हम कहते हैं, वह चल रही है। चारुदत्त से प्रश्न पूछे जा रहे हैं न्यायाधीश और उस न्यायालय के जो अन्य अधिकारी गण हैं वे उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछ कर रहे हैं। हम जिसे बार बार श्रेष्ठी कायस्थ के रूप में ला रहे हैं, मे भी हम इसे कह सकते हैं कि अ टाइप ऑफ जो गवर्नमेंट लॉयर होता है वो गवर्नमेंट लॉयर हैं जो इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। चारुदत्त से न्यायाधीश पूछता है कि कहाँ गई वसंत सेना, तो वसंत सेना उसका उत्तर देता है गृहम गता, कि वह घर चली गई है। और घर चली गई हैं उसके ऊपर बार बार फिर प्रश्न पूछा जाता है, कब गई, किसके साथ गई, किसे गई। तो ऐसे ढेर सारे प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों का जवाब न दे करके फिर चारुदत्त यही कहता है कि भाई मुझे इतनी सी जानकारी है कि वो घर गई, अब इससे अधिक मैं कैसे क्या बताऊं कि किसके साथ गई, कब गई, कहाँ गई। शकार कहता है, बीच में शकार, चूंकि असली चीज तो शकार ही है, इसी ने अभियोग उसके ऊपर लगाया है। तो शकार कहता है कि मदीयम पुष्प करंडक जीर्णोद्यानम प्रवेश्य आर्य निमित्तम बाहुपाश बलात्कारेण मारिता है सांप्रतम वदसि गृह गता इति। यानी मेरे ही पुष्प करंडक जीर्णोद्यान में प्रवेश करके तुमने उसको अपने बाहों के बंधन में जबरदस्ती जकड़ करके अर्थ निमित्तम, अर्थ के निमित्त, पैसे के लोभ में तुमने उसकी हत्या कर दी। और सांप्रतम वदसि गृहम गता इति, और इस समय तुम कह रहे हो कि वो घर गई है। देखिए, डायरेक्ट अभियोग अब चारुदत्त के ऊपर में आ रहा है। चारुदत्त अभी तक इस मामले से अनभिज्ञ था, जिस मैं ये उनको बताया, इनको यानी चारुदत्त को अभी तक यह जानकारी नहीं थी कि वसंत सेना की हत्या का अभियोग चल रहा है। उनको जानकारी केवल इतनी सी है कि वसंत सेना के विषय में कोई अभियोग चल रहा है, वसंत सेना की हत्या के बारे में नहीं। क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम हम पाते हैं, यहां पर देख पा रहे हैं कि उसके ऊपर कहा जा रहा है कि हे चारुदत्त, तुमने ही उस वसंत सेना की हत्या की है उसके धन के लोभ में, और जबरदस्ती तुमने अपनी बाहों में जकड़ करके तुमने उसकी हत्या की है, और अब तुम झूठ बोल रहे हो कि वसंत सेना घर गई। चारुदत्त कहता है, आह असंबद्ध प्रलापिन, अरे ओ उल जलूल बोलने वाले, अरे ओ इररिलेवेंट टॉक करने वाले, ऑलवेज झूठी बात बोलने वाले, तुम्हारी बात सारी की सारी बातें असंबद्ध है। मित्रों, मैं थोड़ा सा यहां पर एक और संशोधन चाहूंगा, मैं एक और अपेक्षा चाहूंगा इसके विषय में जानने का, इसके विषय में समझने का, कि जब चारुदत्त ऐसा समझता है कि वसंत सेना की हत्या हो गई है, तो चारुदत्त की एक प्रतिक्रिया निकल कर आनी चाहिए थी। और वो प्रतिक्रिया यह होती कि चारुदत्त को दिखाया जाता कि उसके ऊपर में वसंत सेना की हत्या का बुरा प्रभाव पड़ा है, उसको शोक में निमग्न बताना चाहिए था, उसे शोक में डूबा हुआ दिखाया जाना चाहिए था। लेकिन वसंत सेना की हत्या को सुनने के बाद भी चारुदत्त के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखाया जा रहा है। यह जो चीज है अनिर्वचनीय है, अव्याख्येय है कि ऐसा क्यों। अस्तु, ये क्यों जो है ये शोध का विषय है, आप लोगों के लिए ये विषय है, इसके ऊपर में टिप्पणी करें। लेकिन चारुदत्त अब उसके ऊपर कह रहा है कि देख तुम कैसे झूठ बोल रहे हो। अभ्युक्षितोसि सलिल सलिलैर न बलाहकानाम चाशाग्र पक्ष सदृशम भृशमंतराले। कह रहा है कि बलाहकानाम सलिलैह, यानी जो बादल के जल से न अभ्युक्षितोसि, तुम पानी के जल से भींगे हुए नहीं हो। ठीक है, यानी तुम जो ये कह रहे हो तुम बड़े ही साफ साफ नहीं हो। चाशाग्र पक्ष सदृशम भृशमंतराले, और बीच बीच में जो नीलकंठ के जो पंख है, उस नीलकंठ के पंख के समान, उस नीलकंठ के पंख के अग्रभाग के समान। आप लोगों ने नीलकंठ देखा होगा, एक पक्षी है, भारतीय पक्षी है,
भारतीय पक्षी है या नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि शायद ये माइग्रेटेड बर्ड है, क्योंकि ऑल द टाइम नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये जो दशहरा का टाइम है उस टाइम में नीलकंठ पक्षी जो है वो दिखाई देता है। तो उनका जो है कलर तो यद्यपि नील होता है, लेकिन उस पंख का आगे का भाग जो है वो काला होता है। तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार नीलकंठ के पंख का काला भाग जो है, उसी तरह जो है अब तुम्हारा जो है मिथ्या एतदानमिदं भवतस्तथा ही हेमंत पद्यमेव निशप्रभताम उपैति, कि तुम जो ये झूठ बोल रहे हो, तो झूठ बोलने के कारण जो तुम्हारा यह चेहरे का भाव है वो हेमंत कालीन कमल की तरह, अर्थात हेमंत ऋतु में जिस प्रकार कमल का पुष्प होता है, उसी प्रकार तुम्हारा जो चेहरा है उस चेहरे के ऊपर से चमक चली गई है। मित्रों, हेमंत ऋतु में जो शारदीय पुष्प होते हैं वो पुष्प जो है वो फेड कर जाता है, डिस्कलर हो जाता है, निष्प्रभ हो जाता है, उसकी कांति चली जाती है। तो जिस प्रकार हेमंत ऋतु के कमल की कांति चली जाती है, उसी प्रकार अरे ओ दुष्ट शकार, तुम्हारे चेहरे की जो है ये कांति चली गई है। और ये तभी होता है जब व्यक्ति झूठ बोलता है। अगर व्यक्ति सत्य बोलता है तो उसके चेहरे की जो कांति है वो बनी रहती है। लेकिन कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, ये हमारे हृदय का मनोविज्ञान है, ये हमारे भीतर का जो है ना एक एक्टिविटीज है कि झूठ बोलते टाइम हमारे चेहरे के भाव को जो है वो डस लेता है, अर्थात चेहरे का जो वो आत्मविश्वास है उसको छीन लेता है। और वही स्थिति शकार की हो रही है उस न्यायालय में। तो उस चेहरे के भाव को देख करके चारुदत्त जो है वो शकार से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे का जो हाव भाव है ये बता रहा है कि तुम इर्रेलेवेंट टॉक कर रहे हो, अर्थात मेरे ऊपर मिथ्या अभियोग चला रहे हो। मैंने वसंत सेना की हत्या नहीं की है। अधिकारिक आसपास 3-4 बैठे हैं, तो उनकी तरफ थोड़ा सा नजदीक जाकर के जो व्यक्ति है उन व्यक्ति के कान के पास आकर के कहता है कि तुलनम चाद्री राजस्य समुद्रस्य च तारणम ग्रहणम चानिलस्येव चारुदत्तस्य दूषणम। जिस प्रकार पर्वतराज हिमालय को तौला नहीं जा सकता, जिस प्रकार समुद्र को तैर करके पार नहीं किया जा सकता, और जिस प्रकार हवा को अपने मुट्ठी में ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार चारुदत्त के ऊपर में दोष का आरोपण नहीं किया जा सकता। भाई, अगर कोई न्यायालय में कोई न्यायाधीश अगर इस प्रकार का वक्तव्य देता है तो वक्तव्य अपने आप में अनूठा होता है। 2 तरीके होते इस वक्तव्य के। यद्यपि अधिकारिक जो होते हैं उनको पक्षपात विरहित होना चाहिए, किसी भी पक्ष में उनका मंतव्य नहीं होना चाहिए, उनके भाव नहीं होने चाहिए। उनको तो जो कोर्ट की जो कार्यवाही है उससे जो निकल करके आने वाला सत्य है उस पर निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति के हो सकता है कि व्यक्ति अपने पूरे जीवन में शुचि है, लेकिन कभी ना कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि उनसे भी गलतियां, अनजाने में ही सही गलतियां हो सकती हैं। लेकिन यहां पर एक प्रकार से जो ये न्यायाधीश है वो सर्टिफिकेट दे रहा है चारुदत्त को कि ये जो है चारुदत्त के ऊपर जो है दोष लगाना कठिन है, चारुदत्त दोषी नहीं है, वो अपने मन में अधिकारिक ने ये निर्णय दे दिया है। दूसरा पक्ष इसका ये लेंगे हम कि नाटक में चारुदत्त के चरित्र को दिखाया जा रहा है कि उनका चरित्र कितना प्रबल है, कि न्यायाधीश तक उनके उस फर्म को देख करके, उनके उस विश्वास को देख करके कहता है कि जिस प्रकार पर्वतराज हिमालय को तौला नहीं जा सकता, समुद्र को तैर करके पार नहीं किया जा सकता और हवा को मुट्ठी में नहीं लिया जा सकता, उसी प्रकार चारुदत्त के ऊपर में दोष का आरोपण नहीं किया जा सकता। मित्रों, देखिए, भले ही कुछ कह ले, न्यायाधीश का अपना मंतव्य जो भी हो, न्यायाधीश के बारे में के मन में उस व्यक्ति के विषय में कितना भी सुंदर चरित्र क्यों न गथा हो, लेकिन निर्णय तो कोर्ट की कार्यवाही पर ही होगा। यह तो एक तरह से जनांतिक था, कानाफूसी में ये बातें कही गई, लेकिन अब प्रकट रूप में सबके सामने कहते हैं आर्य चारुदत्तः खल्वसो कथमिदम कार्यम करिष्यति। यहां पर एक दोष आता है, यहां पर एक गलतियां आती है। गलती वो है, यहां पर इसको समझना बहुत जरूरी है कि यह गलती है क्या। ये वही गलती है कि सबके सामने न्यायाधीश यह कहता है कि आर्य चारुदत्त जो है
ये आर्य चारुदत्त खलवसौ कथम इदमा कार्यम करिष्यति, ये कैसे इस गलत कार्य को करेंगे। अर्थात आर्य चारुदत्त किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं कर सकते। ये एक श्रेष्ठ, ये आर्य है, अर्थात किसी भी प्रकार का दोष जिनमें ना हो, या निष्कल्मक है, सच्चरित्र हैं, और इस प्रकार से उनकी जो कीर्ति है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनके ऊपर में अधिकरणिक अपना मंतव्य प्रकट करता है। स्वाभाविक है। देखिए, हम आप सभी जानते हैं शकार प्रतिनायक है, हम आप सभी जानते हैं कि शकार दुष्ट है, हम आप सभी जानते हैं कहानी से कि शकार ने ही वसंत सेना की जो तथाकथित है वो हत्या की है। लेकिन जब न्यायालय में न्यायाधीश के सामने व्यवहार चलेगा तो भले ही हत्या करने वाला व्यक्ति हत्यारा क्यों ना हो, लेकिन जब तर्क किया जाएगा और उस तर्क में अगर वो निरपराध प्रतीत होता है तो उसे न्यायालय का यह कर्तव्य बनता है कि उसे निरपराधी ही कहे। आप उसे अपराधी नहीं सिद्ध कर सकते। शकार को यह व्यवहार जो है अधिकरणिक का, यह उचित नहीं लगता और किसी को भी उचित नहीं लगेगा। मैं एक समीक्षक के रूप में मैंने आपके सामने कहा कि चारुदत्त के विषय में अधिकरणिक का यह जो वक्तव्य है यह उचित नहीं है। भले ही मन में चारुदत्त के प्रति किसी का कितना भी सम्मान क्यों ना हो, लेकिन जब हम कर्तव्य से बंधे होते हैं तो हमें अपने कर्तव्य पथ पर टिका रहना चाहिए, अपने कर्तव्य के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन अधिकरणिक के स्टेटमेंट में इस प्रकार की बातें देखी जाती है, शकार को सहन नहीं होता, वो बीच में ही टूट पड़ता है और कहता है किम पक्षपातेन व्यवहारो दृश्यते, कि आप जो न्याय की व्यवस्था कर रहे हैं, जो आप जो न्याय के लिए ये कार्य कर रहे हैं, इसमें पक्षपात दिखाई दे रहे हैं। आप क्यों पक्षपात कर रहे हैं अपने इस व्यवहार में। अधिकरणिक डांट देता है शकार को, अपे ही मूर्ख, अरे ओ मूर्ख, दूर हट तुम यहां से। वेदार्थान प्राकृतस्त्वं वदसि नचते जिह्वा निपतिता, मध्याह्न वीक्षसे कम न तव सहसा दृष्टि विचलिता, दीप्ताग्नौ पाणिमन्तः क्षिपसि सच में दग्धो भवति नो, चारित्र्यात् चारुदत्तम चलयसि न ते देहम हरति भूः। बड़ी सुंदर बातें कही जा रही है, बड़ा जिसको हम कहते हैं कि बड़े बड़े डायलॉग, तो वो एक संवाद, बड़ा सा संवाद है कि वेद के अर्थ को तुम गलत कर रहे हो और वेद के अर्थ को गलत करने में तेरी जिह्वा नहीं निकल पड़ रही। मित्रों देखिए कितनी सुंदर बातें यहां पर कही गई है। ये वो काल है जिस काल में वेद की उस महत्ता को स्पष्ट कर रहा है, और उस समय भी यह धारणा है कि वेद में कही गई बातें गलत नहीं हो सकती। इसीलिए कह रहा है कि वेदार्थान त्वं प्राकृतः वदसि, अरे मूर्ख गंवार, तुम वेद के अर्थों का गलत अर्थ ले रहे हो, और इस प्रकार के अर्थ करने में तुम्हारी जिह्वा गिर क्यों नहीं रही है, गल क्यों नहीं रही। वस्तुतः यहां पे वेदार्थान कोई और नहीं, चारुदत्त है। इसका सामान्य अर्थ यह हुआ कि चारुदत्त को गलत सिद्ध करने में तुम्हारी जिह्वा क्यों नहीं गल जा रही। और मध्याह्ने वीक्षसे अर्कम न तव सहसा दृष्टि विचलिता, कहते हैं कि तुम दिन में, मध्याह्न में अर्थात दोपहर में, अर्कम वीक्षसे, तुम सूर्य को देखने की कोशिश कर रहे हो, और ऐसे में तुम्हारी आंखें नहीं चुंधिया रही। मित्रों, जब दिन में, अपराह्न में, दोपहर में हम सूर्य की ओर आंख उठा करके देखते हैं तो हमारी आंखें चुंधिया जाती है। वही बातें यहां पर कही जा रही है कि तुम दिन में, दिन के दोपहर में तुम सूरज को देखना चाह रहे हो, और ऐसे देखते समय अचानक तुम्हारी आंखें क्यों नहीं विचलित हो जाती, क्यों नहीं चंचल हो जाती, क्यों नहीं चुंधिया रही है। दूसरे शब्दों में अगेन यहां पर जो अर्क शब्द है वो चारुदत्त को उपलक्षित है कि चारुदत्त के बारे में ऐसी बातें कहते हुए, ऐसी बातें सुनते हुए, ऐसी बातें देखते हुए तुम्हारी आंखें क्यों नहीं विचलित हो रही। दीप्ताग्नौ पाणिमन्तः क्षिपसि, तुम प्रज्वलित आग के मध्य अपने हाथ को डाल रहे हो। सचते दग्धो भवति नो, तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जल रहा, अर्थात तुम चारुदत्त के चरित्र के ऊपर लांछन लगा रहे हो। ऐसे लांछन लगाते समय तुम्हारा अहित क्यों नहीं हो रहा। चारित्र्या चारुदत्तम चालयसि, कि तुम चरित्र से, चारुदत्त के चरित्र को तुम हिलाने की कोशिश कर रहे हो।
ये धरती तुम्हारी देह का अपहरण क्यों नहीं कर लेता, अर्थात तुम धरती में क्यों नहीं समा जाते। मित्रों, जो भी कहें, पद्य का निहितार्थ जो भी क्यों ना हो, यह जरूर स्पष्ट है कि एक न्यायिक या एक न्यायालय के अधिकारी की दृष्टि में चारुदत्त का चरित्र श्रेष्ठ है, यह प्रकट हो रहा है निस्संदेह। इसमें किसी भी प्रकार का वाद और प्रतिवाद नहीं है। लेकिन प्रतिवाद का विषय यह बनता है कि एक न्यायालय का न्यायाधीश कटघरे में खड़े व्यक्ति की यदि तारीफ करे, तब जबकि निर्णय नहीं हुआ है, अभी निर्णय चल रहा है, अभी व्यवहार चल रहा है, हियरिंग चल रही है, तो ये उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी जो न्यायाधीश होते हैं वे अपने संबंध और अपनी सोच के आधार पर निर्णय नहीं करते और ना ही करना चाहिए। जब जब न्यायाधीशों ने अपने चिंतन के अनुरूप, अपने सोच के अनुरूप निर्णय दिया है, तब तब न्याय की हानि हुई है। और यहां यदि इस प्रकार की बातें की जा रही है कि न्यायाधीश के मुंह के माध्यम से निकल रहे हैं ये संवाद, तो ये गलत है। ये मानते हुए, ये जानते हुए कि चारुदत्त अच्छा आदमी है, आप उनके उस अन्वेषण से, हियरिंग से प्रूव करो ना चारुदत्त अच्छा आदमी है। चारुदत्त कैसा था उसके आधार पर अभी के चारुदत्त के चरित्र की व्याख्या नहीं होनी चाहिए। ये मेरा यहां पर अपना मंतव्य है। आप लोग भी इस पर विमर्श कीजिएगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि क्या होता है, हम लोग इतने अधिक भावुक होते हैं कि भले ही शकार विलेन है, लेकिन अगर विलेन के पक्ष में अगर कोई बात जाती है तो हम उत्तेजित हो जाते हैं। यहां पर ऐसा ही कुछ दिख रहा है। आर्य चारुदत्त कहता है कथम कार्यम करिष्यति, आर्य चारुदत्त कथम कार्यम करिष्यति। ये आर्य चारुदत्त हैं, ये गलत कार्य कैसे करेंगे। कृत्वा समुद्र मुदको क्षय मात्र शेषम, भाई जिसने दान देने में समुद्र के जल मात्र को छोड़ दिया, अर्थात समूची पृथ्वी दान में दे दिया, अर्थात अपना सर्वस्व लोगों की भलाई में लगा दिया। दत्तानि ये नहीं धनान्यनपेक्षितानि, यानी अपेक्षा, जो उपेक्षा से, जितनी अपेक्षा थी उस अपेक्षा से अधिक धन दिया लोगों को इन्होंने दान में, परोपकार में। सश्रेयशाम कथम मिवैक निधिर महात्मा पापम करिष्यति धनार्थम वैरिजुष्टम। वो व्यक्ति कैसे, वह महात्मा व्यक्ति कैसे अपनी उस एकमात्र निधि को के लिए, अर्थात धन की प्राप्ति के लिए ऐसा पाप करेगा। उस धन के प्रति आकर्षण के लिए वो वसंत सेना की हत्या करेगा, जिस व्यक्ति ने दान में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कथमपि नहीं, ये उचित नहीं। इसलिए उस न्यायाधीश का यह मानना है कि चारुदत्त जो है वह गलत कार्य नहीं कर सकता, चारुदत्त ने गलत कार्य नहीं किया होगा और चारुदत्त ने वसंत सेना की हत्या नहीं की होगी। अब देखिए, वृद्धा जो वसंत सेना की माता है, वो भी शकार के इन सारे वक्तव्यों को सुन रही है और उससे भी नहीं रहा गया। वो भी उस शकार के उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वो खड़ी होती है और कहती है, हताश यस तदानीम न्यासी कृतम सुवर्ण भांडम रात्रौ चोरैरपहृतमिति तस्य कारणात् चतुः समुद्रसार भूताम रत्नावलीम ददाति स इदानीम अर्थकल्य वर्तस्य कारणात् इदम अकार्यम करोति। अरे ओ अभागा, शकार को कह रही है वृद्धा, कि जिसने उस समय भाई न्यासी कृतम सुवर्ण भांडम रात्रौ चौरैरपहृतमिति, भाई मेरी पुत्री वसंत सेना ने सुवर्ण पात्र इस चारुदत्त के घर में न्यास धरोहर के रूप में रखा था। रात्रि में चोरों ने चुरा लिया उस सुवर्ण भांड को, तो उसके बदले अपने उस चारों समुद्र के समान रत्नावली को, अर्थात अपनी पत्नी का जो बहुमूल्य आभूषण था, उस आभूषण को उस सुवर्ण भांड के बदले में वसंत सेना को लौटा दिया था। स इदानीम अर्थकल्यवर्तस्य, वह इस समय धन के एक छोटे से टुकड़े के लिए, एक बाइट के लिए, इदम अकार्यम करोति, ऐसा घृणित कार्य करेगा।
नहीं नहीं नहीं, ये संभव नहीं है कि चारुदत्त ने यह किया होगा, हा जाते ए ही में पुत्री। और वो माता जो है अपनी पुत्री की याद में वो विलाप करने लगती है। मित्रों, अभी तक एक चीज स्पष्ट है कि कहीं भी ना तो वसंत सेना की बॉडी की रिकवरी हुई है, ना ही वसंत सेना कहां है क्या है इसकी चर्चा हुई है। और मैं समझता हूं कि न्यायालय में जो ये व्यवहार की दिशा है वो विपरीत दिशा में चल रही है, क्योंकि जिसकी हत्या हुई है उसका शरीर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और हम हत्यारे को ढूंढने चले। भाई, सबसे पहले तो आप शरीर ग्रहण कीजिए ना कि वसंत सेना की हत्या हुई या नहीं हुई है, तो कहां है उसे मंगवाओ। अगर हत्या हुई होगी तब केस चलेगा, लेकिन यहां पर तो हत्या जिसकी हुई है उसकी ही शरीर नहीं प्राप्त हुई है और ये लोग चले चारुदत्त के ऊपर में अभियोग चलाने के लिए। ये एक दुखद न्याय व्यवस्था थी। इस न्याय व्यवस्था में कहीं ना कहीं मतलब एक डिग्रेडेशन है। मैं समझता हूं कि यहां पे अधिकरणिक भी जो है उनमें कहीं ना कहीं सोच में दोष है, क्योंकि प्रथम निर्णय यह होना चाहिए था, प्रथम आदेश यह होना चाहिए था कि उस शरीर की रिकवरी करो जिसकी हत्या हुई है। अब जरा सोचिए एक क्षण के लिए कि उस वसंत सेना की हत्या नहीं होती, वसंत सेना कहीं टूर पे पर्यटन पे निकल गई है और इस विचारे के ऊपर में हत्यारा का दोष ठहरा करके इनको आप फांसी लगवा दे। तो इसीलिए जो न्याय व्यवस्था है उस समय के न्याय व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं दोष है। ये अलग पक्ष है कि न्याय का पूरा सबके पास अधिकार था और एक तदर्थ न्यायालय था और उस न्यायालय में न्यायाधिकारी गण विद्यमान होते थे जो आम व्यक्ति के अभियोग के ऊपर में हियरिंग करते थे। अस्तु, अधिकरणिक कहते हैं आर्य चारुदत्त किमसौ पद्भ्याम गता उत प्रवाहने। भाई, जिस जुए का वो नहीं बिछाया गया, पासा नहीं फेंका गया, उससे पहले ही आपने जुआरी को हरा हुआ घोषित कर दिया। भाई, किमसौ पद्भ्याम गता, मैं पहले सामान्य इसका अर्थ दे देता हूं कि क्या चारुदत्त को पूछ रहा है अधिकरणिक कि क्या वह जो थी स्त्री वसंत सेना अपने पैरों से गई उत प्रवहणे नयति या गाड़ी से गई। भाई, बात ही पद्भ्याम गता या प्रवहनेन गता, पहले वसंत सेना को तो लाओ, पहले वसंत सेना के मृत शरीर को तो लाओ, तब ना कैसे गई, क्या गई, कहां गई, ये बातें होगी। चारुदत्त कहता है ननु मम प्रत्यक्षम न गता। पहली बार चारुदत्त स्पष्ट बोल रहा है कि हाँ, वो मेरे सामने नहीं गई। तन न जाने किम पद्भ्याम गता उत प्रवहनेन इति। इसलिए मुझे यह नहीं मालूम, मैं ये बता पाने में असमर्थ हूं कि वो पैरों से गई या गाड़ी से गई, क्योंकि मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा। प्रविश्य सामर्श। इसी बीच में एक और चरित्र प्रवेश करता है और कदाचित वह जो चरित्र है वो पूरी की पूरी तरह से इस पूरे केस को ही बदल देगा। और वो चरित्र जो आया है न्यायालय में, वह वसंत सेना या चारुदत्त के इस कोर्ट की व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आया है, वो अपनी किसी पीड़ा को लेकर के आया है। और वो चरित्र है वीरक। मित्रों, आप लोग वीरक और चंदनक की कहानी जानते होंगे, लड़ाई झगड़ा करके जो चंदनक चला गया था और वीरक को मारपीट करके। तो वो वीरक आ रहा है और वीरक प्रवेश करते हुए कहता है पाद प्रहार परिभव विमान नाबद्ध गुरु कवैरस्य अनुशोचत इयम कथमपि रात्रि प्रभाता में। भाई, मेरी रात पूरी रात में जागता रहा। पाद प्रहार परिभव यानी पैरों के प्रहार से अपमान करते हुए, अत्यधिक अपने वैर का कह सकते हैं कि एग्जीबिशन करते हुए, सोचते सोचते कष्ट में ही यह पूरी की पूरी मेरी रात बीत गई। तो चलो तब तक तद्यावत अधिकरण मंडप मुपसर्पामि सुखमार्य मिश्रा नाम, कि ऐसा है कि चलो मैं तब तक अधिकरण मंडप ही जाता हूं, उस न्यायालय में ही प्रवेश करता हूं और जो मेरी ये समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए मैं चलो इस न्यायालय में प्रवेश करता हूं। वो वीरक आता है सामर्श, क्रोध में, गुस्से में। अधिकरणिक पूछता है अये नगर रक्षाधिकृतो वीरक। अरे, ये तो जो इस सिटी का इंचार्ज जो है वो वीरक है, नगर के रक्षा का भार जिसके ऊपर है वो वीरक यहां पर आ गया। पूछता है वीरक किमागमन प्रयोजनम। अरे भाई वीरक, आप यहां क्यों आए? वीरक कहता है ही क्योंकि
बंधन भेदन संभ्रमे आर्य चंदनकम अन्वेषयन। अब बंधन भेदन संभ्रमे, जरा इसको सोचिए। बंधन यानी कारागार, भेदन यानी तोड़ करके, संभ्रमम यानी कोलाहल, यानी कारागार तोड़ करके उस कोलाहल के मध्य में, यानी किसने, आर्यक ने कारागार को तोड़ा था, कारागार से तोड़ करके भागा था, तो भागने के कारण इसके पीछे सारे लोग इसको अरेस्ट करने के लिए दौड़े थे। तो इस हलचल में मैं आर्यकम अन्वेषणम, मैं आर्यक के आर्यक यानी उसी आर्यक ने जिसने बंधन को तोड़ा था उसको ढूंढता हुआ मैं यहां आया हूं। अपवारितम प्रवहनम व्रजतीति विचारम कुर्वन अन्वेषयन, कि भाई प्रवहन जो है उसको मोड़ करके मैं जाता हूं, इसी ऐसा विचार करते हुए उस आर्यक को ढूंढता हुआ मैं यहां तक आया हूं, उस आर्यक को पकड़ने के लिए मैं यहां तक आया हूं। मित्रों, ये एक ट्विस्ट है कहानी में, क्योंकि वीरक का जो वक्तव्य है वो कहीं ना कहीं चारुदत्त के विरोध में सिद्ध होगा। हम इसको आगे भी अपनी चर्चा में लाएंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।